हेलो नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है भैया सभी के? हाँ भाई, सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप सब लोग बिल्कुल मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ठंडी का भी आनंद लेते रहिए। और चलिए आज हम लोग सेट करेंगे 11 जनवरी का शिफ्ट नंबर 3, यानी कि शिफ्ट नंबर 3 जो 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में हुआ था। और इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले जीएस का पोर्शन, और इसमें आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने। तो मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है राज्यों की परिषद। ध्यान रखना, राज्यों की परिषद के रूप में किसे जाना जाता है? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑल्सो नोन एज। भैया एक बात मुझे बताओ, आप सभी लोग पढ़ते हैं ना संसद के बारे में। अब संसद जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। बेसिक देखेंगे तो 2 पार्ट होते हैं, बट 3 पार्ट होते हैं। एक प्रेसिडेंट, इसका एक अभिन्न अंग होता है, लोकसभा, और फिर क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट चुन के आते हैं, और इनके मेंबर जो होते हैं वो इनडायरेक्ट आते हैं। ठीक है। और इनडायरेक्ट जो मेंबर होते हैं ये विधानसभा से चुन के आते हैं। कहाँ से? विधानसभा से। विधानसभा से। अब विधानसभा से जो चुन के आते हैं, ये विधानसभा है क्या? अब विधानसभा का संबंध तो स्टेट से है, स्टेट से है। यानी जो राज्यसभा है वो किसका रिप्रेजेंटेशन करता है? वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो राज्यसभा इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए राज्यसभा का एक नाम और है, राज्यसभा को दूसरे शब्दों में कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं भैया? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ओके। उच्च न्यायालय आप सभी लोग जानते हैं इसको, आर्टिकल 214 से लेकर के आप इसको पढ़ते हैं। आर्टिकल 214 में है ये आपका उच्च न्यायालय। ठीक है, हाँ। और इसके बाद जो है लोकसभा को आप पढ़ते हैं आर्टिकल 81 में। उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 124 से लेके 147 तक आप पढ़ते हैं। और राज्यसभा को आप आर्टिकल नंबर 80 में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 1857 में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? भैया पहली बात तो क्या है कि उस टाइम पर जो वायसराय है वो कौन है? तो ये नाम लिख लें, उसका नाम है कैनिंग, है ना। और उस समय 1857 में 3 यूनिवर्सिटियाँ बनी थी। एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दूसरी जो है जिसे आप सभी लोग कहते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और तीसरी जो है ये है मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके बाद 1882 में आया था हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन आया, और हंटर कमीशन के बेसिस पे जो है 2 यूनिवर्सिटियाँ बनी थी। एक बनी थी पंजाब यूनिवर्सिटी बनी थी, और इस पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी थी। और इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी थी आपकी, ये 1887 को बनी थी। ठीक है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो ये बनी थी आपका 1975 में बनी थी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में। ठीक है भैया। तो इसमें पूछा क्या गया है 57 में कौन सा विश्वविद्यालय बना? तो इसमें पंजाब, इलाहाबाद नहीं, इसमें आ जाएगा आपका बॉम्बे विश्वविद्यालय। ठीक है भैया, बॉम्बे विश्वविद्यालय। ठीक है प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। हाँ, आंसर करते रहें। सभी को राधे राधे है भैया, राम राम है। चले फिर से जुड़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ जुड़ते हैं। ठीक है, और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द सुंगा डायनेस्टी? सुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो भैया मेरे लाडले ध्यान रखना, सुंग वंश ये क्या है? पहला ब्राह्मण वंश है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, पहला ब्राह्मण वंश। ठीक है। इसी समय क्या हुआ? मनुस्मृति का संकलन हुआ। मनुस्मृति का संकलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये मनुस्मृति क्या है? बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। ये मनुस्मृति है हिंदू लॉ बुक। क्या है ये? हिंदू लॉ बुक। ये क्या है? हिंदू लॉ बुक।
ये हिंदुओं के कानून की किताब है। ये क्या है? हिंदुओं के कानून की किताब है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पुष्यमित्र शुंग था फाउंडर, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग था फाउंडर इसका, ठीक है। अग्निमित्र इसका बेटा है, फिर वासुमित्र और उसके बाद देवभूति अंतिम शासक है, ठीक, ओके। चले अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कार्यबल वर्कफोर्स आबादी में ... लोग शामिल नहीं होते हैं। मतलब कौन से वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो शामिल नहीं होते हैं। अब बच्चों आप भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 24 पढ़िए, जिसमें क्या कहा गया है? 14 वर्ष तक के बालक। अब बालक का मतलब इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है, दोनों है, ठीक है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर वो भी है, ठीक। 14 वर्ष तक के बालक काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे। अब काम नहीं करेंगे, जैसे कौन सा काम नहीं करेंगे? खतरनाक काम नहीं करेंगे। खतरनाक काम नहीं करेंगे, जैसे वो माइंस में, खदानों में है ना, इन सब जगहों पर, फैक्ट्रीज में, इन सब जगहों पर काम नहीं करेंगे, ठीक है भैया। और ये जो व्यवस्था है सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1881 में आई थी। ये व्यवस्था सबसे पहले कब आई थी? 1881 में आई थी, और बाद में इसको हमारे संविधान में रख दिया गया कि 14 साल के बच्चे किसी भी जगह पर काम नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। क्यों क्यों क्यों? आर्टिकल 21 का ए जो है इन सभी को मौलिक अधिकार देता है शिक्षा लेने का, ठीक है, ओके। आए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। देखिए बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ ना, ये आपकी परीक्षाओं में बड़ा हेल्प करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। हाँ, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें आप सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए भैया, उपभोक्ता फोरम आप सभी लोगों ने सुना होगा, कंज्यूमर फोरम जिसको हम बोलते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ उपभोक्ता जो है कोर्ट में ना जा करके उपभोक्ता फोरम में जाते हैं। उपभोक्ता फोरम में क्या होता है, 30 दिन के भीतर आपको अपना केस रजिस्टर्ड करना होता है। 30 दिन के भीतर अपना केस रजिस्टर्ड करना पड़ता है, और 30 दिन के भीतर वो आपको रिजल्ट भी देते हैं कि हम आगे उसको प्रोसेस किए कि नहीं किए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, बट ऐसा कर देते हैं वो। लेकिन उपभोक्ता फोरम में आप कौन से मामले लेके जाएंगे? 2 रुपया, 10 रुपया, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक का मामला लेके जाएंगे? कौन से मामले लेके जाएंगे? 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, इससे ज़्यादा ले जा सकते हैं। 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, 1 करोड़ रुपया तो नहीं जा सकता है। 50 लाख रुपए से अधिक नहीं, जी हाँ, 50 लाख रुपए से अधिक ये मामले इसमें सुने नहीं जाते हैं, ध्यान रखना। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार 50 लाख रुपए से कम का जो मामला होगा वही यहाँ देखा जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्वेश्चन में, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका हेडक्वार्टर सभी लोग जानते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वाशिंगटन DC, नोट कर लेना, वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर। भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये आपसे पूछा गया है। अगस्त 2022 में इसकी घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि IMF के जो चीफ थे वो अजय पाल सिंह बंगा थे, और अब उनको जो है वर्ल्ड बैंक का बनाया गया है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का बनाया। तो उनकी जो जगह खाली हुई तो उसकी जगह जो है किसको रखा गया है? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम को रखा गया है। किसको रखा गया है? कृष्णामूर्ति, ध्यान रखना, सुब्रमण्यम को रखा गया है, ठीक है, ओके ओके। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है?
अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य, तो बच्चों मौलिक कर्तव्य जो है अगर आप देखेंगे, मौलिक कर्तव्य अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो आप जान लें 42वें संशोधन में इसको जोड़ा गया। 42वें संशोधन 1976, इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया। इसमें क्या किया गया, इसको ऐड किया गया। ठीक है, पहले इसमें 10 कर्तव्य, इसमें 10 कर्तव्य या 10 ड्यूटीज़, 10 ड्यूटीज़ थी। इसके बाद इसमें 86वां अमेंडमेंट कर 86वां संशोधन किया गया, 86वां संशोधन किया गया 2003 में। और इसमें क्या किया गया, माँ बाप, इसमें क्या है, माँ बाप का कर्तव्य बना दिया गया। माँ बाप का कर्तव्य कि बच्चों को शिक्षा दें, बच्चों को शिक्षा दें। ये 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा दिलाएं, शिक्षा दिलाएं, वो भी 14 साल तक के बच्चों को, ध्यान रखना। और इस मौलिक कर्तव्य को इंदिरा गांधी की सरकार में लॉन्च किया गया था और आप सभी लोग जानते हैं इसके लिए एक समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसमें बनी थी और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको रखा गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी देखें कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कितने थे तो आप बोलेंगे 10 कर्तव्य थे। ठीक है, ओके, चले अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्या है अगला क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 8, राशेश्वर सैकिया बरवायन नृत्य का संबंध किससे है? तो बच्चों सैकिया का संबंध सत्रिया से जोड़ सकते हैं। सैकिया का जो संबंध है वो सत्रिया से जोड़ सकते हैं और इसका संबंध सत्रिया से है। और सत्रिया कहाँ मनाते हैं हम? असम में। ये मनाने का मतलब नृत्य जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। वैष्णव मत को मानने वाले जो लोग हैं वो करते हैं असम में। ओडिशा में, कुचिपुड़ी आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में, और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि जितने भी पेपर हुए हैं शास्त्रीय नृत्य से एक न एक क्वेश्चन जरूर आया है, चाहे जिस तरीके से, चाहे किसी को अवार्ड मिला हो, चाहे इसमें पूछा गया हो कि कौन शास्त्रीय नृत्य कहाँ से है। क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है? देखिए कई बार क्या है बच्चों में कन्फ्यूजन होती है, मैं आज उस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है? पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है? इसके अंतर्गत जितने भी पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम या इसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म जितने भी ईंधन हैं वो सभी पारंपरिक में आते हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, केरोसिन मिट्टी का तेल, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सब आपके क्या किस में आते हैं? गैस हो गए, ये सब किस में आते हैं? आपके पारंपरिक। और गैर पारंपरिक में आपका क्या आ जाएगा? गैर पारंपरिक जो ऊर्जा है उसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा हवा, पानी, सूर्य, है ना, चक्रवात। इनसे जो हम ऊर्जा मतलब बनाते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो हवा, पानी, सूर्य, चक्रवात ये सब जो है आपके क्या है? गैर परंपरागत जो है ये स्रोत है, गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है भैया, तो टाइडल, विंड एंड सोलर, ये पहला ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी वगैरह जो है वो क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक? भैया एक बात ध्यान रखें, जो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है ना, इन्हीं से इंस्पिरेशन ले करके भारत में भी ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, नाबार्ड वगैरह और ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके लिए भी तमाम प्रकार की समितियां हमारे देश में बनी थी। तो इसमें कौन है? अब्दुल सलाम नहीं है, मोहम्मद यूनिस, आप इनको नाम याद रखें,
ये बहुत बार पूछा गया है, मोहम्मद यूनिस। ठीक है, हाँ ओके। चले अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पहले आप सभी लोग जानते हैं सिरके का सूत्र क्या होता है, CH2COOH, है ना, यही होता है सूत्र इसका, कि CH3 होता है, शायद CH3 होता है, CH3COOH। इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपका होता है एसिटिक एसिड, यानी कि इसको बोलते हैं सिरका। ठीक है, ओके, ठीक है, एथेनोइक एसिड CH3COOH। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एथेनोइक जो बोला है ना, ये IPUC नेम बोला है। केमिस्ट्री में आप जानते हैं ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेप्ट, एक्ट, ऑक्ट, न्यू, नन, डेक, तो 10 होते हैं। तो इन सब के IPUC नेम होते हैं। एथेनॉल, मेथेनॉल, एथिल, मेथिल, ऐसे शब्द आते हैं ना, IPUC नेम होते हैं। इंटरनेशनल ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है मैं भाई, क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा ऊपर कर देने, दिखेगा नहीं, हाँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है। भाई सिंपल सी बात है, जैसे आप देखते होंगे कि मान लीजिए आपके पड़ोस में कहीं बरसात हुई है, उधर से जब कोई हवा चलती है तो आपको थोड़ा नमी का एहसास होता है। और अगर आपके पड़ोस में गर्मी बहुत ज़्यादा है, उधर से अगर कोई तूफान चलता है तो आपके एरिया में गर्मी ज़्यादा लगती है। इसलिए आप देखें, जैसे राजस्थान से जब कोई हवा चलती है तो आगरा, मथुरा, झांसी, यहाँ सब क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे हवाएं क्या हैं, गर्म हैं। तो ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होती है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। भाई सिंपल सी बात है, गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी का वेपर ज़्यादा बनेगा, पानी का वेपर ज़्यादा बनेगा तो कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, तो बरसात भी ज़्यादा होगी। प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। तो जहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है तो वहाँ पानी की जगह क्या बरसता है, बर्फ़ बरसते हैं, जैसे आपके नॉर्थ हिमालय रेंज में आप देख सकते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इस तूफान को क्या कहते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल को इसको क्या कहते हैं, राजस्थान में इसको क्या कहते हैं, राजस्थान में इसको आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान में इसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, ध्यान रखना, काल बैसाखी कहते हैं। और इसी हवा को न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है भाई, कह रहा है भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा की थी। अब बताइए, इतना क्लोज क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा है, बार बार कहा है भाई मेरे, 20 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलने ही वाले हैं जो आपको केवल डिस्टर्ब करने के लिए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि कोई भी आदमी इस पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन फिर भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि किश्तवाड़ डोडा बेल्ट में यात्रा करने का मतलब है कि अपने आप में बड़ा टास्क, क्योंकि एकदम बिल्कुल बॉर्डर एरिया है और वहाँ पर यात्रा करना एक अपने आप में टास्क है। तो ये यात्रा किया था गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे नेता के रूप में रहे हैं और राज्यसभा में ये विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। और महबूबा मुफ्ती को तो आप जानते ही होंगे, एक बार आप सुन लीजिए, इनके बारे में भी सुन लीजिए। महबूबा मुफ्ती भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। महबूबा मुफ्ती जो है ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं, और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं वो हमारे भारत के एकमात्र मुसलमान गृह मंत्री भी थे। और 19 दिसंबर 1989 को मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो हमारे देश के क्या बन जाते हैं, पहले और अंतिम अभी तक के मुस्लिम गृह मंत्री। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं महबूबा मुफ्ती। चले आगे देखते हैं। और अब्दुल्ला खानदान को तो पता ही है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, है ना, नाम आता है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य, देखो भैया यहाँ पे क्या कह रहा है, जब सभी फर्मों की बात किया जाए, जब सभी फर्मों की बात किया जाए तो हम क्या कहते हैं, जीडीपी।
उसको क्या कहते हैं? जीडीपी। क्या होता है जीडीपी? क्या होता है? किसी भी देश की सीमा के अंदर, किसी भी देश की सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी। अंतिम मूल्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल प्लास्टिक की बनी है, तो कहीं से प्लास्टिक खरीद के आया होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये मैन्युफैक्चर हुआ होगा बॉटल के रूप में, वो प्लास्टिक क्या हुआ? अब बॉटल बन गया, ठीक। इसके बाद अभी तक ये कच्चा माल था, बॉटल बन गया। इसके बाद फिर क्या हुआ? इस पर रैपर लगाया गया। क्या लगाया गया? रैपर लगाया गया। रैपर लगा, इस पर सील लगा, इसके अलावा इस पर नाम लिखे गए। इसके बाद इसमें पानी भरा गया, और पानी भरने के बाद फिर ये अब क्या हुआ? फाइनल रेडी टू डिस्पैच। अब ये रेडी हो चुका है डिस्पैच होने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसी को बोलेंगे अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु का मतलब क्या है? अब ये बिकने के लिए रेडी हो चुका है, तो इस पे जो पैसा मिलता है वो जीडीपी में काउंट होता है, ध्यान रखना। तो इसलिए कहा गया है देश के भीतर किसी वस्तु और सेवा के अंतिम मूल्य को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका? जीडीपी। इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। ओके, चले अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका? हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है? दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 1984 में हुआ था, आप याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो हुई है, ये बैठक जो हुई है काठमांडू, ध्यान रखना, काठमांडू। काठमांडू आप सभी को पता है कहाँ पे है? नेपाल, ठीक है, ओके। वहाँ से इसकी बैठक हुई और वहीं से इसका आयोजन शुरू किया गया एशियाई खेलों का। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपसे पूछ रहा है। कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? आप सभी को इसका आंसर करना है, जल्दी से मुझे बताएंगे। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ये कहाँ मनाते हैं? तो भैया ये मनाते हैं हम केरल में। कहाँ मनाते हैं? केरल में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है, ओके। आंसर करते रहिए भैया सभी लोग, फटाफट आंसर करते रहिए, ठीक है, आंसर करते रहिए सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? अरे जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दो। देखिए आ गया, लल्लन टॉप क्वेश्चन आ गया, लल्लन टॉप क्वेश्चन आ गया, रसगुल्ला खाने वाला क्वेश्चन आ गया भाई। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या? विटामिन सी को और क्या कहते हैं? एक तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते ही हैं, है ना। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड तो कहते ही कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहते हैं? कहते हैं भैया नींबू आंवला क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट है आपका, क्या हो जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट आपका सही आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे लाडलों, एक बात और मेरे बच्चों ध्यान से समझना, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन सा है? विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है। यानी ये तीनों विटामिन जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ध्यान रखना। ये तीनों विटामिन जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीजन और एंटीबायोटिक जो होते हैं, एंटीजन या एंटीबॉडी जो होते हैं, ये ब्लड के फॉर्म होते हैं। एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक अलग चीज़ होती है, जो आपके शरीर में जो हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जो हमको बीमार कर देते हैं। इसीलिए हम सभी लोग बुखार की दवा के साथ क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ताकि वो बैक्टीरियाज को मार सके, ठीक है। और एंटीवायरस तो आप सभी को पता है, एंटीवायरस डिजिटल भी होता है और लिक्विड में भी होता है, मेडिसिन में भी होता है। एंटीवायरस डोट लगाते हैं कोविड-19 का, है ना। और आपके लैपटॉप कंप्यूटर में अगर वायरस घुस जाता है तो एंटीवायरस, ठीक है। तो एंटीवायरस जो है वो आपका इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी या इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि शतरंज के वर्गाकार खाने, भैया देखिए शतरंज का देखे हैं, ये देखिए शतरंज ऐसे खाने होते ना, ऐसे 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 खाने बने होते हैं, 8 खाने ऊपर से होते हैं, फिर ऐसे पड़ी लाइन होती है, ठीक है। अब एक तरफ क्या करते हैं हम लोग, अपने राजा रानी को बिठाते हैं, एक तरफ सामने वाला बिठाता है। मान लो ये ए साइड है, ये बी साइड है। अब ये जो बॉक्स है ना,
अब ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स कहलाती है फाइल। क्या कहलाती है? फाइल्स कहलाती है, या फाइल्स बोलें, फाइल बोलें, या इसको आप हिंदी में बोलना चाहें तो आप इसको बोलेंगे कतार। क्या बोलेंगे? कतार। इसको फाइल बोलते हैं या कतार बोलते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? फाइल या कतार हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आ रहा है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो भैया आप जानते हैं सिलिकॉन वैली भारत में किसको कहते हैं? जो सिलिकॉन वैली होगा वहीं से तो सूचना प्रौद्योगिकी का जन्म होगा, वहीं से सूचना प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट होगा। तो उसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? और लास्ट क्वेश्चन है जीएस का। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। तो भैया रबी की फसल कब बोई जाती है? आप है ना, रबी की फसल की कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? सर्दियों में। और कटाई कब होती है इसकी? बसंत या ग्रीष्म ऋतु में। तो बसंत या ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। ध्यान रखना क्या हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, समर टाइम में होता है। ठीक है, ओके। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखते हैं हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। हिंदी के क्वेश्चन क्या है भैया, जरा देखें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है। या बातें कोई सीखता है क्या? है, बातें सीखता है कोई आदमी? क्या बोलता है? अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। क्या बोलता है? अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो भैया यहाँ पे क्या होगा? किस वाक्य में अशुद्धि है? तो बातें। तो बातें नहीं सीखना है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, हाँ, बातें नहीं सीखता है कोई, बहुत कुछ सीखता है, और उसी कुछ में बात भी आ जाती है। क्या कह रहा है? ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। अरे व्याप्त शब्द यार भाई मेरे, व्याप्त शब्द किसके लिए आता है? जो फैला हुआ हो। जैसे हर तरफ प्रकाश व्याप्त है, ईश्वर व्याप्त है, प्रेम व्याप्त है, मतलब जो अनकाउंटेबल होता है उसके लिए हम व्याप्त शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो काउंटेबल होता है उसके लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं विद्यमान। क्या कहते हैं? विद्यमान। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में, व्याप्त नहीं है, अधिक संख्या में विद्यमान है। क्या है? अधिक संख्या में विद्यमान है। यानी मैनी जो राइटर्स हैं वो अधिक संख्या में विद्यमान है। ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आप लोग आंसर करते रहें बच्चों, और क्लास को जितना भी हो सके ना शेयर करते रहिए। क्लास को जितना भी हो सके शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि स्पेशल जीएस का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप लोग उसमें एनरोल करवा लीजिए और जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और आप सभी लोग ध्यान रखें, 2024 को टारगेट करिए कि सीजीएल निकालना है इस बार। और हम आपसे वादा करते हैं, वो कहते हैं ना कि सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? यू गिव मी ब्लड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम। मैं आपसे कहता हूँ, यू गिव मी 180 डेज, यू गिव मी 180 डेज, आई प्रॉमिस योर सिलेक्शन, आई प्रॉमिस योर सिलेक्शन। आप हमें अपने 180 दिन दीजिए, हम आपकी सफलता के लिए पूरा प्रयास लगाएंगे, पूरा मतलब जान लगा देंगे आपके लिए। बस आप पूरी ईमानदारी से अपना समय दीजिए हमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए विकल्पों में से। देखिए भैया, इंदिरा गांधी भारत की राजनेता। देखिए भैया, पुरुष के लिए अगर आप देखें तो नेता शब्द यूज होता है, और महिला के लिए जो है वो नेत्री शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो राजनेता की जगह राजनेत्री होगा। क्या होगा? राजनेत्री होगा। नेत्री मतलब नेता महिला में, और राजनेत्री मतलब राजनेता पुरुष में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। जिसके पास ना पहुंचा जा सके, भैया जिसके पास आप पहुंच नहीं पाएंगे, क्या उसकी अगवानी कर पाएंगे? अरे अगवानी कब होता है, जब तुम लोगों का ब्याह होगा ना, शादी ब्याह होगा ना, तो कुछ लोग आएंगे अगुआ बन के अगवानी करने के, चलिए भैया अपनी बारात लेके अब जयमाल होगा, अब द्वार पूजा होगा, है ना, तो उसको बोलते अगवानी करना, ठीक है। लेकिन जिसके पास पहुंचा ना जा सके उसको कहते अगम्य। क्या कहते हैं? अगम्य। क्या कहते हैं? अगम्य, ठीक है। हाँ, और अगर कोई बहुत गहरा हो, कोई बहुत विशाल हो, तो उसे कहते हैं अगाध, है ना, कोई बहुत गहरा से अगाध प्रेम है ना। ओके, ये पॉजिटिव सेंस आता है अगाध के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्या कहते हैं, है बच्चों वाला क्वेश्चन। देखो भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन, व्यायामशाला क्या कह रहा है, इसमें विकल्प चुन के बताइए। व्यायामशाला में क्या होता है? वह स्थान जहां व्यायाम किया जाता है, वह स्थान जहां बैठकर चर्चा होती है, बकैती जिसको कहते हैं, वह स्थान जहां हवन किया। अरे भाई बस करो, कितना हवन करोगे, है हवन करेंगे। वह स्थान जहां न्याय किया जाता है, तो भैया अखाड़े में कौन सा न्याय होता है, वहां तो बस 2-2 हाथ होता है। तो वह स्थान जहां व्यायाम किया जाता है ना। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, नीचे धरती ऊपर अल्लाह, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबद्ध नहीं है। कह रहा है कि क्रिया विशेषण से संबद्ध नहीं है। भैया क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, जो किसी कार्य की होने की विशेषता बताए, वही क्रिया विशेषण है। मैंने उसे देखा भर था, सीता गा तो रही थी, यहाँ पे क्रिया हो रही है, ठीक है, गा तो सकती है। कल वह गया ही नहीं, कल वह गया ही नहीं, इसमें भी क्रिया की बात। यह कार्य तो किसी ने कर दिया, यह भी। उसने देखा भर था, ये इसमें डाउट है, आपका ये आंसर हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आटे दाल का क्या लगना। कहते हैं ना कि 4 दिन नहीं कमाओगे ना, तब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अभी जो इतना बोल रहे हो, 4 दिन पैसा नहीं देंगे तो आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। क्या लग जाएगा? भाव पता लग जाएगा। क्या लग जाएगा? भाव पता लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। भैया जिसका पहले हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अग्रज। और जिसका बाद में हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अनुज। क्या बोलेंगे? अनुज। क्या बोलेंगे? अनुज, ठीक है। हाँ, क्या बोलेंगे? अनुज बोलेंगे। चलो भैया, अब अनुज तो हो गया, अब आइए बात करें। कह रहा है जिसका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही चुभन सह सकते हैं। किसका चुभन? कील का, सूल का, सर का, वाण का। बताइए, यहाँ पे 2 कंफ्यूजिंग है, सूल भी है, सर भी है, और सूल भी है और कील भी है। इसमें क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताइए कि जो कांटों के बीच में बिताता है अपना जीवन, वही किसका शुभन सह सकता है? कील का। ध्यान रखना, किसका? कील का। ध्यान रखना, कील का, क्योंकि सूल पे जाने के बाद फिर वो महसूस नहीं करने लायक बचेगा ना, उसके प्राण पखेरु उखड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कील, ध्यान रखना, कील। अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए एकार्थी शब्द के लिए। डॉट डॉट का प्रयोग सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि का प्रयोग प्रकोप, माफ कीजिए, प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है? वायु। तो वायु क्या करती है? वायु का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देती है। और अनल, अनल का मतलब होता है अग्नि। अग्नि सब कुछ क्या कर देती है? भस्म कर देती है। तो अनिल एंड अनल,
अनिल का मतलब क्या होती है, क्या होता है, हवा, और अनल मतलब आग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है, कह रहा है कि आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसका विलोम क्या आएगा। भैया तीव्र मतलब तेज, तो तेज का धीमा क्या होगा, मंद। क्या होगा, मंद। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दिवा रात्रि एक का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है, बताइए। महाशिवरात्रि के समय लोग, महाशिवरात्रि के समय लोग क्या करते हैं, निर्जल जागते रहते हैं, भरपेट जागते रहते हैं, दिन भर जागते रहते हैं, या अनिहर्ष जागते रहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जागते रहते हैं तो दिन में तो हर कोई जागेगा, अगर यहाँ रात भर होता तो समझ में आता, दिन में तो हर कोई जागता है। निर्जल, निर्जल का मतलब कुछ खाते पीते नहीं है, निर्जल कुछ खाते पीते नहीं है, पानी पी करके बस जीवन चलाते हैं, और महाशिवरात्रि के पर्व के दिन, ठीक है, तो महाशिवरात्रि के समय लोग निर्जल, तो क्या है, निर्जल जागते रहते हैं, निर्जल जागते रहते हैं, ठीक है। और दिन भर जागने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, अगर रात भर होता तो रात भर आपका सही हो जाता। अगला क्या है, रौनक को चोट लगने पर क्या हुआ, उपचार के लिए, भैया यहाँ पे क्या होगा, तत्काल, तत्काल। अब तत्काल ऑप्शन में नहीं है तो तत्कालिक हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, तात्कालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तात्कालिक हो जाएगा। तात्कालिक का मतलब तुरंत, और तत्कालीन का मतलब होता है उसके समय कोई हुआ हो, ठीक है, हाँ ओके। चले अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्रिया विशेषण, मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण क्या, फिर एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, सोहन सोता है, बच्चा रोता है, मोहन हंसता है, बताइए। अब यहाँ पर क्या है, बच्चा रोता है, मोहन हंसता है, और सोहन सोता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो आप मुझे बताइए, सोना, रोना, हंसना ये क्रिया विशेषण है, नहीं है, तो क्या है, बहुत तेज दौड़ता है, ये क्या है, क्रिया विशेषण। क्या दौड़ता है, इसकी विशेषता क्या है, तेज, तो क्रिया की विशेषता हो गया, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, दांतों तले उंगली दबाना। भैया सामने से क्या आ रही थी, एक ट्रक आ रही थी, जिसको देख करके दांतों तले उंगली दबा लिया, चकित हो जाना। क्या हो जाना, चकित हो जाना, ठीक है, चकित हो जाना, दांतों तले उंगलियां दबा लेना, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। आइए अब देखते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स को, ठीक है। क्या कह रहा है, बच्चों का अपहरण करना, ध्यान रखना, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना क्या है, ध्यान रखना, क्या है ये पूछ रहा है, क्या है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं ये दंडनीय अपराध है, ठीक है, क्या है, दंडनीय अपराध है, ठीक है, दंडनीय अपराध है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दंडनीय डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, ठीक है, ओके। चले अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, दंडनीय अपराध है। अब इसमें क्या कह रहा है, सरकार द्वारा इस संबंध में क्या है, कानून बनाए गए हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में क्या है, कानून बनाए गए हैं, ठीक है, कानून बनाए गए हैं। अगला पॉइंट आ जाओ, देखते हैं, कानून बनाए गए हैं तो भैया अब क्या है, किंतु उनके क्रियान्वयन का क्या है, क्रियान्वयन का क्या है, अन्य सरकारी संगठनों पे है। तो इसका मतलब क्या, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, उनका क्रियान्वयन का मतलब वो सही से काम करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की है, ठीक है, हाँ।
वो सही से काम करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, भारत में 5 से 15 वर्ष तक के मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है ना। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के बाल मजदूरों की, है ना, श्रमिक मजदूरों की नहीं, बाल, क्योंकि 5 से लेके 15 साल में कौन आएंगे, बाल आएंगे। बाल श्रमिकों की संख्या लगभग कितनी है, 1 करोड़ है, जबकि ये एक कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, लगभग 1 करोड़ के कुछ ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, सक्रिय होना चाहिए, और तभी इस कार्य की पूर्ति हो पाती है। तो देखा बच्चों, आप सब लोगों ने, हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और ऐसे ही ताज़ा तरीन क्वेश्चंस के साथ आप लोग जुड़े रहें गैलेक्सी क्लासेस के साथ। फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग 8 बजे, फिर मुलाकात होगी ऐसे कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।